दोस्तों, हमारा लेक्चर चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। देखिए, शब्द प्रस्तावना अंग्रेजी के प्रपोजल का पर्यायवाची है। वैसे तो एक और समानार्थी शब्द है प्रस्ताव, जिसके लिए अंग्रेजी में ऑफर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऑफर क्या है, ऑफर की स्टार्टिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए हमको इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। तो सरलता की दृष्टि से और हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए मैंने थोड़ी डेफिनेशंस को फ्लेक्सिबल कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या प्रविरत यानी अब्सेंस रहने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से संज्ञापित यानी कि कम्युनिकेट करता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य या प्रवृत्ति अब्सेंस के प्रति अपनी सहमति दे दे, तब वह प्रस्ताव करता है, ऐसा कहा जाता है। प्रस्ताव की परिभाषा के बाद हम देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। कई विधिवेत्ताओं ने लगभग 4 ही इसके आवश्यक तत्व बतलाए हैं और हम भी यहाँ पे 4 इनिशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहला है व्यक्ति, दूसरा है प्रस्ताव संसूचित किया जाना चाहिए, तीसरा प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए और चौथा और अंतिम है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। अब देखिए, व्याख्या करते हैं। तो पहला है व्यक्ति। व्यक्ति भारतीय दंड संहिता में ऐसा पर्सन होता है जो अभी पैदा हुआ है या फिर वो उसका गर्भ के बाहर कोई अंग आ गया है। किंतु संविदा विधि में व्यक्ति प्राकृतिक भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। किंतु हम चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे कि संविदा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रस्ताव करने के लिए एक व्यक्ति और उसे स्वीकृत करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा आवश्यक तत्व है प्रस्ताव संसूचित किया जाना चाहिए। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव तभी वैध होता है जब वह दूसरे व्यक्ति तक संसूचित हो जाए। प्रस्ताव अभिव्यक्त या विवक्षित यानी कि इम्प्लाइड रूप से भी किया जा सकता है और ये लिखित भी होते हैं या मौखिक रूप से भी किए जाते हैं। इस संदर्भ में संविदा अधिनियम की धारा 3 प्रावधान करती है कि प्रस्ताव की संसूचना प्रस्तावक के किसी ऐसे कार्य या लोभ से समझी जाती है जिसके द्वारा वह प्रस्ताव को संसूचित करने का प्रयास करता है या ऐसा करने का वह इंटेंशन रखता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। तो संविदा अधिनियम की धारा 4 प्रावधान करती है, प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब संसूचना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई थी। संसूचना के संदर्भ में एक पुराना मामला है हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन। ये मामला सन 1875 का है। इस मामले में टिकट के पीछे लिखा था कि कंपनी यात्रियों के सामान को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जबकि टिकट के मुख पृष्ठ पर शर्तों के लिए कुछ चेतावनी जैसे कि कृपया पीछे उलटकर देखें, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं था। वादी ने न ही टिकट के पीछे देखा और न ही कंपनी की शर्तों को पढ़ा। अब एक कर्मचारी के लापरवाही से उस वादी का सामान गुम हो जाता है। वादी ने प्रतिवादी कंपनी पर सामान की नुकसानी के लिए न्यायालय में वाद संस्थित किया। तब विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि कंपनी ने अपनी शर्त की युक्त सूचना यात्रियों को नहीं दी थी
यानी कि जो शर्तें हैं वो ठीक ढंग से यात्रियों तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी। इसी कारण कंपनी को न्यायालय ने उत्तरदायी ठहराया। ठीक इसी प्रकार पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी का एक मामला है जो 1877 का मामला है। यह भी बहुत उल्लेखनीय मामला है। इसमें टिकट के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, कृपया पन्ना उलटकर देखें, और पीछे पृष्ठ पर कुछ शर्तें छपी हुई थीं, जिसे वादी ने नहीं पढ़ा और इस यात्रा के दौरान उसका सामान कहीं खो जाता है। वह सामान की नुकसानी के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है। अब निर्णित होता है कि प्रतिवादी कंपनी अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से संसूचित कर दी थी, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा था कि कृपया पीछे उलटकर देखें। यह युक्त तरीके से संसूचना कम्युनिकेट हो चुकी थी। यदि ये वादी ने पढ़ लिया होता तो उसे इस शर्तों की पूरी जानकारी हो गई होती। इन दो मामलों से हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो भी शर्तें होती हैं प्रस्ताव की, वह वादी प्रतिवादी के बीच में ठीक से कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। इस मामले के पश्चात एक और मामला थॉमसन बनाम LM&S रेलवे कंपनी, और ये मामला था 1930 का। इस मामले में वादी अनपढ़ होने के कारण टिकट के पीछे लिखी शर्तों को पढ़ नहीं सका। टिकट के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, शर्तों के लिए कृपया पीछे पलटकर देखिए। अब यहाँ पे विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि कंपनी ने संसूचना पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से लिख दी थी, कम्युनिकेट कर दी थी। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है या मूढ़ है जो नहीं समझ सकता है तो इसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। किंतु संसूचना तब स्वीकार नहीं होगी जब मामला लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो। इस संबंध में लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी AIR 1966 का मामला बेहद उल्लेखनीय है। लॉन्ड्री के रसीद में छपा था कि सामान गुम हो जाने पर या उनका नुकसान हो जाने पर माल का 50% ही दिया जाएगा। एक व्यक्ति का सामान खो गया। उसने लॉन्ड्री से इस बारे में शिकायत की। तब लॉन्ड्री ने कहा कि वह केवल इसका मूल्य का 50% ही देने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। किंतु ग्राहक माना नहीं और वह न्यायालय पहुंच गया। न्यायालय में निर्णय हुआ कि यद्यपि लॉन्ड्री के रसीद में पहले ही छपा गया था कि ग्राहकों का सामान खो जाने पर या माल की नुकसानी होने पर मात्र 50% ही दिया जाएगा, इस प्रकार की शर्तें लोक नीति के विरुद्ध होती हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होती है। अतः ऐसी शर्त ग्राहकों पर बंधनकारी नहीं होगी। लॉन्ड्री को माल गुम होने का पूरा हर्जाना देना होगा। अब देखते हैं तीसरी शर्त, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के इंटेंशन यानी कि आशय से किया जाना चाहिए। किसी विधिमान्य संविदा के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के इंटेंशन से किया जाए। यदि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से नहीं किए जाते हैं तो वह विधिमान्य नहीं होते हैं। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है बेल्फोर बनाम बेल्फोर। ये मामला है 1919 का। प्रतिवादी जो सिलोन, अब श्रीलंका है, में नौकरी करता था। एक बार वह बच्चों तथा पत्नी के साथ इंग्लैंड घूमने गया। वापसी में पत्नी बीमार हो गई तो वह इंग्लैंड में ही रुक गई। सिलोन आते समय पति ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह हर महीने उसे 30 पाउंड भेजता रहेगा। कुछ महीनों तक उसने 30 पाउंड पत्नी को भेजते रहे, किंतु कुछ दिनों बाद उसने 30 पाउंड भेजने से इनकार कर दिया।
पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया और पत्नी ने तलाक के बाद उक्त राशि की प्राप्ति के लिए न्यायालय में वाद किया। अब इस मामले में देखिए लॉर्ड एटकिन जो बहुत ही विद्वान न्यायाधीश थे, उन्होंने पहली बार में ही पत्नी का वाद खारिज कर दिया और यह विचार अभिव्यक्त किया कि पक्षकारों ने यदि कोई ऐसा करार किया है जिसमें कोई विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था तो वह प्रस्ताव बंधनकारी नहीं होता है। उदाहरण के लिए साथ साथ घूमना या साथ में भोजन करने के करार विधिक संबंध स्थापित करने के लिए नहीं माने जाते हैं। इस तरह का एक और मामला मेरिट बनाम मेरिट का है। ये मामला है AIR 1995। प्रस्तुत मामले में पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक घर के मालिक थे, किंतु यह मकान कहीं बंधक के रूप में था। कुछ दिनों बाद पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। एक दिन अपने घर से जाते जाते वह अपनी पत्नी से कहता है, यदि वह यह घर बंधक से छुड़वा लेती है तो मकान का मालिकाना हक वह उसे सौंप देगा। इस बीच पत्नी ने उस मकान को बंधक से छुड़वा लेती है, किंतु कुछ दिनों बाद पति उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पत्नी पर दबाव बनाने लगता है। जब यह मामला न्यायालय में गया तो निर्णय हुआ कि पति द्वारा जाते जाते यह कहना कि वह ऋण चुका देती है तो बदले में वह उसे उस संपत्ति का मालिकाना हक दे देगा। यह वक्तव्य वैदिक संबंध स्थापित करने के लिए काफी थे, अतः यह शर्त पति पर बंधनकारी थी। ठीक इसी तरह एक अंग्रेजी मामला जोन्स बनाम पैट बटन का भी है। एक महिला जो वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में कार्य कर रही थी, उसकी मां जो इंग्लैंड में रहती थी ने अपनी पुत्री से करार किया कि यदि वह इंग्लैंड में ट्रिनिडाड के पास आकर वकालत की पढ़ाई करती है तो वह उसे हर महीने खर्चा और एक रहने के लिए घर देगी। लड़की अपनी मां का करार स्वीकार कर लेती है और ट्रिनिडाड आकर वकालत की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, किंतु 5 साल बीत जाने के बाद भी वह वकालत की पढ़ाई पास नहीं कर पाई और इसी दौरान वह किसी अन्य पुरुष से विवाह भी कर लेती है। तब उसकी मां उसे घर खाली करने के लिए न्यायालय में वाद चलाती है। इस मामले में विद्वान न्यायाधीश जस्टिस सॉलोमन ने मां के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि एक तो पुत्री ने वकालत की पढ़ाई पूरी नहीं की और अपना करार को ब्रीच कर दिया, और दूसरा यह कि उस मकान पर अपने पति के साथ कब्जा कर रह रही है। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यहाँ मां के द्वारा अपनी पुत्री से किया गया करार वैदिक संबंध स्थापित करने का नहीं था, और दूसरा यदि करार हुआ भी था तो वकालत की पढ़ाई के लिए 5 साल बहुत ज़्यादा थे। ठीक इसी तरह का मामला भारत में बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल 1973 का भी बहुत ही उल्लेखनीय है। इस मामले में नीलामी यानी कि ऑक्शन के द्वारा भूखंड बेचे जा रहे थे और लाउड स्पीकर पर विक्रय की शर्तें बताई जा रही थीं, और यह भी कहा जा रहा था कि एक भूखंड जिसका माप ये होगा उसे धर्मशाला के लिए खाली रखा जाएगा, किंतु बाद में वह जमीन भी बेच दी गई। इस विक्रय को पूर्व में खरीदे हुए व्यक्तियों ने रोकना चाहा और यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया। तब इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्णय देते हुए कहा कि भारत में लाउड स्पीकर अभी संविदा करने का ढंग नहीं बना है, क्योंकि लाउड स्पीकर से केवल हो हल्ला ही होता है, अतः यह केवल जमीन को बेचने का प्रोत्साहन मात्र था, न कि विधिमान संविदा। इस प्रकार हम देखते हैं
कि कोई भी प्रस्ताव वैदिक संबंध स्थापित करने के इंटेंशन से किए जाते हैं तो ही ऐसे प्रस्ताव मान्य होते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम शर्त है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट। देखिए, यदि प्रस्ताव अनिश्चित होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, तो वह संविदा का रूप नहीं ले सकते हैं। और चौथी शर्त यही बताती है कि प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। यदि प्रस्ताव निश्चित नहीं है तो वह संविदा का निर्माण चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इसका एक और रीजन ये भी है कि अधिनियम की धारा 29 कहती है कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव नहीं है वे शून्य होते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें बी ए को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, किंतु उसमें यह प्रदर्शित नहीं करता है कि किस प्रकार का तेल बेचना चाहता है। ऐसे प्रस्ताव अनिश्चित होने के कारण शून्य कहलाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार प्रस्ताव के 4 प्रमुख अंग व्यक्ति प्रस्ताव संसूचित किया जाना चाहिए, यानी कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और प्रस्ताव वैदिक संबंध स्थापित करने के इंटेंशन से किया जाना चाहिए, और लास्ट है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार जो है प्रस्ताव और प्रस्ताव के आवश्यक तत्व समाप्त होते हैं।